टाइप कर दे चैट बॉक्स में। तो आज हम लोग यूनिट 13 है जो कि बेस्ड है हमारा रिस्क रेगुलेशन फ्रेमवर्क, तो इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। आप यदि बीएफएम के मैकमिलन बुक को देखें तो सबसे लेंथी यूनिट यदि कोई है तो हमारा यूनिट नंबर 13 है। और दोस्तों सबसे ज्यादा जो वेटेज यदि कहीं से है वो यूनिट नंबर 13 से है। दोस्तों जो जहां जहां से इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं केस स्टडी के फॉर्मेट में हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज ओके टाइप कर दे चैट बॉक्स में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। अपने अपने पहले छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने, आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये है कि एज पर आरबीआई गाइडलाइन हाउ फ्रीक्वेंटली, सवाल ये है कि आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार बैंक को पिलर 3 डिस्क्लोजर कितनी फ्रीक्वेंटली करनी पड़ती है, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड हो या ना हो। एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, और ऑप्शन डी कर रहा है सिर्फ जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड होती है। बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन सही लग रहा है आपको, ए बी सी या डी। आपके स्क्रीन पर आपको एक चैट बॉक्स दिख रहा होगा जिसके माध्यम से अपना रिस्पॉन्स आप प्लीज टाइप करें। तो सवाल ये कर रहा है कि पिलर 3 डिस्क्लोजर जो बैंक को करनी पड़ती है आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार वो कितनी फ्रीक्वेंटली करनी पड़ती है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि बैंक को डिस्क्लोजर सिर्फ एक साल में एक बार करनी पड़ती है या फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा होता है। जल्दी बताइए, एक साल में एक बार करनी होती है या ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। और आपको ये पिलर 3 डिस्क्लोजर के बारे में पता है क्या होता है ये। देखिए मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये जो पिलर 3 डिस्क्लोजर है ना, इसका मतलब होता है कि बैंक अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है, यहाँ जो इन्होंने लिखा है पिलर 3 डिस्क्लोजर, इसका मतलब होता है कि बैंक जो है वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, राइट, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल कंडीशन, रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल, ये तीनों चीज के बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिक के साथ शेयर करती है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, रिस्क मैनेजमेंट कैसी है, कैपिटल कैसी है। ये तीनों चीज की जानकारी जो है पब्लिक के साथ शेयर करती है। मतलब क्या हुआ कि ट्रांसपेरेंसी, राइट, ट्रांसपेरेंसी, ताकि जो हमारे डिपोजिटर है, इन्वेस्टर है, रेगुलेटर है, सबको क्लियर आइडिया हो कि बैंक की एक्चुअल हेल्थ कैसी है। अब ये सोचिए अगर बैंक सिर्फ एक साल में, आपको क्या लगता है दोस्तों एक साल में एक बार करेगी क्या। प्लीज प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स, व्हाट डू यू थिंक, कितने साल में। हाँ दोस्तों प्लीज, आपको क्या लगता है कि कितने बार बैंक डिस्क्लोज करेगी अपने इस पार्टिकुलर पिलर 3 डिस्क्लोजर को। क्या लगता है कि सिर्फ एक साल में एक बार डिस्क्लोज करेगा। तो क्या रिस्क टाइम पर समझ आएगा। मान लीजिए कि बैंक जो है साल में एक बार डिस्क्लोज करे तो क्या रिस्क समय पे पता चलेगा कितना रिस्क है, हाँ या ना, प्लीज जवाब दीजिए। मान ली मेरा सवाल यह है कि अगर कोई बैंक है वो साल में सिर्फ एक बार डिस्क्लोज करेगा तो क्या रिस्क टाइम में समझ आएगा कि रिस्क क्या है। और आपको क्या लगता है कि अगर क्वार्टरली, क्वार्टरली समझते हैं ना, क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ, राइट। क्वार्टरली का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्वार्टरली मीन्स 3 मंथ। तो मान लीजिए कोई बैंक है वो क्वार्टरली यानी 3 महीने पे डिस्क्लोजर हो, तो क्या ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी। जल्दी लिखिए कहां पे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, क्वार्टरली वाले पे या एनुअली वाले पे। प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स। दोस्तों बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है आपका, काफी लोगों ने सही सोचा है। आरबीआई के हिसाब से जो करेक्ट फ्रीक्वेंसी है वो है हाफ ईयरली, राइट, ना वो क्वार्टरली है और ना वो एनुअली है। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, हाफ ईयरली। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब दोस्तों ये हुआ हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है कि हर एक 6 महीने पे, आफ्टर एवरी 6 मंथ, बैंक को अपने डिस्क्लोजर करने ही पड़ते हैं, चाहे उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड हो, चाहे उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड हो या ना हो। यह रूल इसलिए है ताकि पब्लिक को टाइमली और रिलायबल इंफॉर्मेशन मिले, राइट। दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो हमारा पिलर 3 डिस्क्लोजर है ना, ये इनको हर एक 6 महीना पे करना पड़ता है, राइट। इट इज नॉट क्वार्टरली, क्वार्टरली नहीं है दोस्तों, इट इज आफ्टर एवरी 6 मंथ। तो दोस्तों आपने देखा ना, इसका लॉजिक सिंपल है, ट्रांसपेरेंसी डिले नहीं होनी चाहिए, इसलिए हाफ ईयरली डिस्क्लोजर मैंडेटरी है, राइट। तो ये आप मैकमिलन बुक खोलेंगे ना, उसका जो यूनिट नंबर 13 है उसमें सबसे पहले ये दिया हुआ है कि जो पिलर 3 डिस्क्लोजर है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो हाफ ईयरली होता है, मींस एवरी 6 मंथ होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। तो अगला जो केस स्टडी है वो आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों थोड़ा प्रैक्टिकल केस स्टडी टाइप है, आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन में क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है और थोड़ा कंसेप्ट भी है। तैयार है आप लोग इसके लिए। चलिए शुरू करते हैं अपने इस डिस्कशन को। देखिए क्या कर रहा है कि जो XYZ बैंक है, राइट, इनके पास टीयर 1 कैपिटल है $200 मिलियन। XYZ बैंक के पास जो टीयर 1 कैपिटल है वो है इनके पास $200 मिलियन, और जो टोटल एक्सपोजर है वो है $4 बिलियन। अभी बैंक का जो लीवरेज रेशियो है
वो है 5%। ठीक है, तो टीयर 1 कैपिटल दे रखा है, टोटल एक्सपोजर दे रखा है, लिवरेज रेशियो दे रखा है। अब मैनेजमेंट सोच रहा है कि लैंडिंग बढ़ाया जाए और एक्सपोजर 4.5 बिलियन डॉलर कर दिया जाए। मैनेजमेंट क्या सोच रहा है कि हम लैंडिंग बढ़ा दें और जो एक्सपोजर है हमारा 4 बिलियन डॉलर का, इसको बढ़ा के हम 4.5 बिलियन डॉलर कर दें बिना टीयर 1 कैपिटल बढ़ाए। टीयर 1 कैपिटल उतना ही रखना चाह रहा है। टीयर 1 कैपिटल कितना रखना चाह रहा है? 200 मिलियन डॉलर। राइट, बस एक्सपोजर बढ़ाना चाह रहा है, 4 बिलियन की जगह 4.5 बिलियन। तो सवाल यह है कि अगर एक्सपोजर 4.5 बिलियन हो जाता है तो इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? व्हाट विल बी द इंप्लीकेशन, व्हाट विल बी द इफेक्ट? सवाल यही कर रहा है ना कि यदि हम एक्सपोजर को बढ़ाकर 4.5 बिलियन कर दें तो इसका इंपैक्ट क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन को ध्यान से सुनिएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि लीवरेज रेशियो बढ़ जाएगा और कैपिटल रेशियो जो है, कैपिटल एडिक्वेसी इंप्रूव होगी। बी कह रहा है कि लीवरेज रेशियो गिर जाएगा और रेगुलेटरी स्क्रूटनी आ सकती है। सी कह रहा है कि लीवरेज रेशियो सेम रहेगा क्योंकि एक्सपोजर से फर्क नहीं पड़ता। और डी कह रहा है बैंक ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट करेगा। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? XYZ बैंक में इंप्लीकेशन क्या होगा यदि वो अपने एक्सपोजर को 4.5 बिलियन करना चाह रहे हैं जबकि कैपिटल सेम रखना चाह रहे हैं? देखिए, ये सब ऐसा क्वेश्चन है ना जहां पे आपको थाउट, हम लोग बोलते हैं ना थाउट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, ये वैसा ही क्वेश्चन है। आपको बुक में डायरेक्ट इसका आंसर नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। राइट, तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको लीवरेज रेशियो के बारे में पता है क्या? लीवरेज रेशियो का फॉर्मूला पता है? यदि आपको लीवरेज रेशियो का फॉर्मूला पता है तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करें व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द लीवरेज रेशियो, क्योंकि सवाल बेसिकली यहाँ पे लीवरेज रेशियो की है। आप लीवरेज रेशियो को समझते हैं या नहीं समझते हैं? दोस्तों, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आप टीयर 1 कैपिटल को नोमिनेटर में डाल दीजिए और डिनोमिनेटर में डाल दीजिए टोटल एक्सपोजर को। ठीक है, टीयर 1 कैपिटल को नोमिनेटर में डाल दीजिए और डिनोमिनेटर में डाल दीजिए टोटल एक्सपोजर को। तो ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा लीवरेज रेशियो, जिसको बोलते हैं हम लोग लीवरेज रेशियो। दिस इज कॉल्ड लीवरेज रेशियो। राइट दोस्तों, क्या आप हमको XYZ बैंक का इनिशियल लीवरेज रेशियो बता सकते हैं? कैन यू टेल मी व्हाट इज द इनिशियल लीवरेज रेशियो ऑफ XYZ बैंक? तो फॉर्मूला सिंपल है, टीयर 1 कैपिटल अपॉन टोटल एक्सपोजर। तो टीयर 1 कैपिटल कितना है यहाँ पे? 200 मिलियन डॉलर। टोटल एक्सपोजर कितना है यहाँ पे? 4 बिलियन डॉलर। तो आप जरा हमको लीवरेज रेशियो बताइए, एलआर कितना होगा? दोस्तों, एलआर बहुत सिंपल है, 200 मिलियन डॉलर डिवाइडेड बाय, अच्छा ये 4 बिलियन को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 4 बिलियन को हम लोग 400 मिलियन नहीं लिख सकते हैं? बोलिए तो। बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 1 बिलियन जो होता है वो 100 मिलियन के बराबर होता है। तो 4 बिलियन जो होगा वो 400 मिलियन के बराबर होगा। तो 200 ऊपर में आएगा और 400 जो है वो नीचे में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। तो कितना हो जाएगा जरा बताइए? सॉरी, 4000 हो जाएगा। ठीक है ना, 400 नहीं 4000 हो जाएगा, क्योंकि 1 बिलियन जो है 1000 मिलियन होता है। तो ये हमारा 4000 हो जाएगा। लगभग जो हमारा जो वैल्यू आएगा ना, वो आ जाएगा हमारा 5%। राइट, 1 बिलियन 10 करोड़ होता है और 1 मिलियन 10 लाख होता है। तो इस प्रकार से आप जो है दोनों में कोरिलेट कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे हमारा जो एलआर मिला है वो हमें 5% मिला है। अब जरा हमको सेकंड केस का बताएंगे एलआर कितना होगा? ये तो हमारा पहला केस का एलआर है, एलआर मतलब कि लीवरेज रेशियो। सेकंड केस का एलआर कितना होगा? LR2 कितना होगा? फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, टीयर 1 कैपिटल अपॉन टोटल एक्सपोजर। देखिए क्या कर रहा है कि हम टीयर 1 कैपिटल को उतना ही मेंटेन कर रहे हैं। तो टीयर 1 कैपिटल कितना है हमारा? टीयर 1 कैपिटल है हमारा 200 मिलियन डॉलर। तो 200 मिलियन डॉलर उतना ही रहेगा, लेकिन जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 4.5 बिलियन हो जाएगा। अब ये 4.5 बिलियन कितना मिलियन होगा जरा बताइए? 4.5 बिलियन कितना मिलियन के बराबर होगा? सो दिस वुड बी 4500 मिलियन। 4500 मिलियन के बराबर हो जाएगा, समझे? तो LR2 जो हम निकालेंगे 200 नोमीटर में लिखेंगे और 4500 डिनोमीटर में लिखेंगे, समझे? तो इसका वैल्यू कितना आएगा जरा कैलकुलेट करके बताइए। कैन यू प्लीज कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू? 200 डिवाइडेड बाय 4.5, सॉरी 4500। सो व्हाट वुड द वैल्यू वुड बी? सो 2 अपॉन 45। राइट, तो इसका वैल्यू अप्रॉक्स जो आपको मिलेगा ना वो 4.44% मिलेगा। कितना मिलेगा? 4.44%। राइट, तो आप क्या देख रहे हैं दोस्तों कि पहले रेशियो हमारा 5% था और अब जो रेशियो हो गया है वो 4.44 हो गया है। मतलब रेशियो यहाँ पे गिर गया है। नहीं, रेशियो आपको गिरा हुआ दिख रहा है ना? पहले 5% था, अब ये 4.44% हो गया है। अब एक छोटा सा सवाल आपसे है, अगर रेशियो गिरता है तो क्या आरबीआई और रेगुलेटर ज्यादा खुश होंगे या ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे? प्लीज टाइप करें, would they be more happy or they would be sad?
प्लीज टाइप करें। यदि ये रेशियो गिर रहा है, यदि लीवरेज रेशियो गिर रहा है, तो जो रेगुलेटर है वो ज्यादा खुश होंगे या वो ज्यादा दुखी होंगे? व्हाट डू यू थिंक? ओके, वेरी गुड, राइट, बहुत बढ़िया। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको ऑप्शन वाइज बात करता हूं, राइट। ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि लीवरेज रेशियो वुड इंक्रीज, ये तो गलत है। बी कह रहा है कि लीवरेज रेशियो वुड डिक्रीज, हाँ ये सही जवाब है। ठीक है, और रेगुलेटरी स्क्रूटनी आ सकता है, बिल्कुल सही बात है, उनके लिए खतरा का निशानी है। क्योंकि दोस्तों जब लीवरेज रेशियो फॉल करता है ना, इसका मतलब कि बैंक अपनी रिस्क एक्सपोजर बढ़ा रहा है बिना कैपिटल बफर बढ़ाए। समझ रहे हैं? देखिए, लीवरेज रेशियो होता क्या है, नोमिनेटर में हम लोग क्या लिखते हैं, नोमिनेटर में हम लोग कैपिटल लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर में हम लोग एक्सपोजर लिखते हैं, राइट। कैपिटल अपॉन एक्सपोजर होता है। तो हम कैपिटल को चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल एक्सपोजर को बढ़ा रहे हैं, राइट। तो बिना कैपिटल बढ़ाए हम अपने रिस्क एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं, तो लीवरेज रेशियो क्या होगा, घटेगा। समझे? यही रेगुलेटर के लिए एक रेड फ्लैग होता है। दिस इज अ रेड फ्लैग फॉर रेगुलेटर, दिस इज अ रेड फ्लैग फॉर रेगुलेटर, कि लीवरेज रेशियो घटना नहीं चाहिए। समझे? तो देखिए, तो दोस्तों आपने देखा ना, सिर्फ एक सिंपल डिवाइड करने से क्लियर हो जाएगा कि रेशियो एक्सपोजर से कैसे इंपैक्ट होता है। आप सबने बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है, राइट। तो दोस्तों याद रखिएगा, ज्यादा लैंडिंग का मतलब हमेशा ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। यहाँ पे यही हो रहा है ना, इन्होंने एक्सपोजर का मतलब क्या होता है, लैंडिंग बढ़ाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोजर? एक्सपोजर का मतलब ये नहीं होता है कि लैंडिंग बढ़ा दिए। तो यदि आप लैंडिंग ज्यादा बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब कि आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी ज्यादा रेगुलेटरी टेंशन भी बढ़ जाता है। चलिए, अगले अगले सवाल के लिए तैयार है आप लोग? रेडी लिख दीजिए यदि अगला सवाल के लिए आप लोग तैयार है तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन के माध्यम से? व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन? प्लीज अंडरस्टैंड कि यदि आप कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, राइट, यदि आप एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं, यदि यानी कि यदि आप लैंडिंग बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, राइट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लैंडिंग बढ़ाने से रेगुलेटरी टेंशन ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। तो दोस्तों अगला सवाल भी एक तरह का केस स्टडी है, और अब एक रियल वर्ल्ड बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं जो आरबीआई के रिसेंट डिसीजन पर है। यह एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आपको बैंकिंग सिस्टम का एक बड़ा पिक्चर भी समझाता है आपको। तो ध्यान से सुनिएगा और एक्टिव पार्टिसिपेशन करिएगा। चलिए, सवाल यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लीवरेज रेशियो को, राइट, लीवरेज रेशियो को डीएसआईबी, डीएसआईबी समझते हैं? डीएसआईबी होता है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। चलिए, तो इन्होंने क्या किया है कि डीएसआईबी के लिए ना, पहले पहले एलआर था 4.5%, अब उसको घटा के इन्होंने 4% कर दिया है। दोस्तों एक बार का सवाल ही है, जब आप बीएफएम का जो जून का एग्जामिनेशन हुआ था पिछले साल का, उसमें यही सवाल पूछा था, एग्जैक्टली यही सवाल आया था कि जो डीएसआईबी होते हैं, यानी डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक होते हैं, इनके लिए एलआर की रिक्वायरमेंट कितनी है। एग्जैक्टली यही सवाल था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आरबीआई ने रिसेंटली एलआर को डीएसआईबी के लिए 4.5 से 4% घटा दिया है। इस चेंज का मेन पर्पस क्या है, तो वो आपको यहाँ देख सकते हैं, लिखा गया है मेन पर्पस। तो सवाल ये कर रहा है दोस्तों कि इस रेगुलेटरी चेंज का इंडिया की बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी पर क्या इंपैक्ट हो सकता है। ये जो रेगुलेटरी चेंज आया है एलआर को घटाने का, इसका भारतीय बैंक की स्टेबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा? ऑप्शन ही कह रहा है कि स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंक के पास लैंडिंग के लिए ज्यादा कैपिटल होगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि बैंक को रिस्क टेकिंग बिहेवियर बढ़ सकता है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अंडरमाइन करेगा। ऑप्शन सी कह रहा है कोई इंपैक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि बैंक पहले से ही मिनिमम रिक्वायरमेंट के ऊपर है। और ऑप्शन डी कह रहा है कंपटीशन कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक के पास ज्यादा कैपिटल होगा। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल, अगर बैंक को रूल थोड़े रिलैक्स कर दिए जाए, मतलब कम कैपिटल रखना पड़े, ज्यादा लोन देने की परमिशन मिल जाए, तो क्या बैंक ज्यादा एग्रेसिव लैंडिंग करेंगे, हाँ या ना? प्लीज जवाब दीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय समझते हैं, आपका इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। आपसे मैं फिर दोबारा सवाल रिपीट करता हूं। मान लीजिए कि अगर बैंक को रूल थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं, रिलैक्स करने का मतलब कि बैंक को बोलते हैं कि चलो तुम कम कैपिटल रखो और तुम लोन ज्यादा दे दो, ठीक है, तो क्या बैंक ज्यादा एग्रेसिव लैंडिंग करेंगे, हाँ या ना? प्लीज जवाब दीजिए। व्हाट डू यू थिंक, विल बैंक लैंड एग्रेसिवली? देखिए दोस्तों, लीवरेज रेशियो का सिंपल सा मतलब है कि बैंक कितना कैपिटल रख रहा है अपने टोटल एक्सपोजर के अगेंस्ट। समझे? लीवरेज रेशियो का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया ना, एलआर का फॉर्मूला क्या होता है, टीयर वन कैपिटल,
टीयर 1 कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपोजर, यही होता है ना। तो नोमिनेटर में हम लोग क्या लिख रहे हैं, कैपिटल, डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिख रहे हैं, एक्सपोजर। तो बेसिकली ये दो चीज को कंपेयर कर रहा है, कैपिटल को और एक्सपोजर को। तो एलआर हमें यही बताता है कि बैंक कितना कैपिटल रख रहा है अपने टोटल एक्सपोजर के अगेंस्ट। मतलब मान लीजिए कि एक्सपोजर यदि 1 यूनिट है तो बैंक जितना कैपिटल रख रहा है वही तो एलआर होता है। तो आप खुद सोचिए कि अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, यदि मान लीजिए कि एलआर ज्यादा होगा तो बैंक को ज्यादा सेफ्टी कुशन रखना पड़ता है, मतलब ज्यादा सेफ रहेगी। समझ रहे हैं बात को। रिक्वायरमेंट मतलब कि एलआर की रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, राइट। यदि एलआर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो बैंक को ज्यादा सेफ्टी कुशन रखना पड़ेगा। अब इन्होंने आरबीआई ने क्या किया कि पहले बोला 4.5% रखो, अब बोला कि 4% ही रखो। तो अगर रिक्वायरमेंट कम कर दी गई है, जैसे आरबीआई ने 4.5 से 4% कर दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक के पास थोड़ा ज्यादा रूम मिल जाता है लोन देने का। नहीं नहीं रूम मिलता है, आप सोचिए तो, ठीक है। तो इससे इसका हमारे अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क पड़ेगा, इसका इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म बूस्ट मिल सकता है। इससे क्या होगा, इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म पे क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, समझे। लेकिन दोस्तों क्योंकि लैंडिंग बढ़ जाएगी ना, बैंक ज्यादा लैंड करने लगेगा तो शॉर्ट टर्म बूस्ट मिलेगा हमारे इकोनॉमी को। लेकिन दोस्तों सोचिए अगर बैंक ज्यादा रिस्क लेकर लोन देने लगे और बोरोवर डिफॉल्ट कर गए तो स्टेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, जरा बताइए तो चैट बॉक्स में। मेरा सवाल आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप इस लाइव सेशन का लाभ उठाइए और अपना डाउट जरूर टाइप कीजिए। मेरा सवाल यह है कि मान लीजिए कि हम लोग वापस क्वेश्चन में आते हैं। एक चीज तो हमें क्लियर हो रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको फायदा मिल रहा है। क्यों फायदा मिल रहा है, क्योंकि बैंक ज्यादा लैंडिंग करेगी, राइट। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर बैंक ज्यादा रिस्क लेकर लोन देने लगे और बोरोवर डिफॉल्ट कर गए तो क्या स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, स्टेबिलिटी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, जल्दी लिखिए तो चैट बॉक्स में। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी, वेदर द स्टेबिलिटी विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लीज थिंक अबाउट इट। और एक सवाल, आपके हिसाब से रेगुलेटर का काम ज्यादा ग्रोथ पुश करना है या ज्यादा स्टेबिलिटी इंश्योर करना है, बताइए। रेगुलेटर का काम क्या है, ज्यादा ग्रोथ पुश करना या ज्यादा स्टेबिलिटी इंश्योर करना। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द रेगुलेटर, वेदर ग्रोथ और स्टेबिलिटी, व्हाट डू यू थिंक। दोस्तों बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, राइट, बहुत बढ़िया। अब आप ये सब सवाल आपके दिमाग में आप पूछिए, अपने सोचिए। अब देखिए इसमें का सही जवाब जो है ऑप्शन ए का राइट विल एनहांस द स्टेबिलिटी, नहीं स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी तो घट रहा है। क्योंकि दोस्तों बैंक हो सकता है कि कभी कभी ज्यादा रिस्क लेकर लैंडिंग करे, डिफॉल्ट होने का चांस बढ़ जाए, और जैसे ही डिफॉल्ट होने का चांस बढ़ेगा तो क्या होगा पता है आपको, डिफॉल्ट होने का चांस जैसे ही बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी आपका घटेगा। हाँ, बी नंबर करेक्ट है, इट कुड लीड टू इंक्रीज रिस्क टेकिंग बिहेवियर अमॉन्ग द बैंक, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि दोस्तों ये स्टेबिलिटी को अंडरमाइन करेगा, राइट। सी कह रहा है कि इट विल हैव नो इंपैक्ट ऑन द स्टेबिलिटी, ये भी गलत है। देखिए दोस्तों जब लीवरेज रेशियो रिलैक्स होता है ना, बैंक ज्यादा लोन देते हैं बिना ज्यादा कैपिटल बफर रखे। अगर लोन डिफॉल्ट होते हैं तो रिस्क पूरा सिस्टम पे आ जाता है, इसीलिए रेगुलेटर को बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो आरबीआई ने एक छोटा सा पॉलिसी चेंज की है, कैसे, अब आप देख सकते हैं ना कि आरबीआई का जो छोटा सा पॉलिसी चेंज है, इन्होंने एलआर को 4.5 से 4% कर दिया, राइट। कैसे पूरे बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंपैक्ट कर सकता है, यही होता है एग्जाम के लिए सोचना। सिर्फ रूल या नंबर याद मत कीजिए, उसके इंप्लीकेशन भी समझिए। और हमारा जो लाइव सेशन होता है दोस्तों, हम लोग यही ट्राई करते हैं। यस वेरी गुड, इट विल इंपैक्ट द स्टेबिलिटी, वेरी गुड। देखिए दोस्तों हमारा लाइव सेशन में हम यही प्रयास करते हैं कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग दिया जाए ताकि आप समझ सकें कि एलआर बढ़ेगा तो क्या होगा, एलआर घटेगा तो क्या होगा, कैसे वो हमारे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, कैसे वो स्टेबिलिटी को प्रभावित करेगा। आई होप पिक्चर क्लियर है। चलिए चलिए अगले सवाल के लिए तैयार है आप लोग। इसी प्रकार से हम लोग अगला सवाल भी देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स ये प्रैक्टिकल केस स्टडी देखते हैं जिसमें आपको चार्ट भी यूज करना पड़ेगा। तो ये बेसल 3 फ्रेमवर्क की कैपिटल कंजर्वेशन बफर, सीसीबी समझते हैं ना, सीसीबी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल कंजर्वेशन बफर, राइट, इससे रिलेटेड है। ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है लेकिन मैं आपको बिल्कुल लेमन टर्म्स में समझाता हूं। चलिए तैयार है आप लोग, रेडी है तो प्लीज यस टाइप कर दीजिए। चलिए सवाल यह कर रहा है कि सेफ हेवन बैंक का CET1 रेशियो दे रखा है 7.5%, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन्होंने जो CET1 रेशियो दिया है वो कितना दिया, थोड़ा देखिए, 7.5% दिया हुआ है CET1, यहाँ लिखा है ना 7.5%, ठीक है। और रेगुलेटर का जो रिक्वायरमेंट है वो जरा देखिए, इनका जो सीसीबी है कैपिटल कंजर्वेशन पेपर 2.5% का है, और जो काउंटर साइक्लिक कैपिटल कंजर्वेशन पेपर है वो भी 2.5% का है। तो सीसीबी भी 2.5% है, सीसीसी भी 2.5% है।
अब मैनेजमेंट सोच रही है कि डिविडेंड पे आउट शेयर होल्डर को बढ़ा दिया जाए। मैनेजमेंट क्या सोच रही है कि डिविडेंड पे आउट जो शेयर होल्डर को हम दे रहे हैं ना उसको हम बढ़ा दें, राइट। तो मैनेजमेंट ये सोच रही है कि जो डिविडेंड पे आउट शेयर होल्डर को हम दे रहे हैं वो बढ़ा दें। तो सवाल यह कर रहा है कि बेसिकली बैंक अपने अर्निंग का मैक्सिमम कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है बिना रिस्ट्रिक्शन फेस किए, बेस्ड ऑन द बेसल 3 फ्रेमवर्क and the bank current CET1 ratio, what is the maximum percentage of earning that bank can distribute as dividend without facing restriction? यानी बैंक अपने अर्निंग का मैक्सिमम कितना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है बिना रेस्ट्रिक्शन फेस किए, राइट। देखिए इसको समझने के लिए ना आपको मैं एक बार ये वाले टेबल को समझा देता हूं, ठीक है ना। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में दिया हुआ है और हर साल इस पे सवाल आता है, समझे। तो थोड़ा इसको समझ लीजिए तो क्वेश्चन भी आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो चार्ट को थोड़ा चार्ट देखिए। देखिए चार्ट में क्या दिया हुआ है कि ये CET1 बैंड, ये CET1 रेशियो का बैंड है, और ये जो दूसरी तरफ है ना वो है मिनिमम कैपिटल कंजर्वेशन रेशियो एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ अर्निंग। देखिए पहला चीज आपको ये याद रखना है कि हम अगर मान लीजिए कि हमारा CET1 रेशियो 5.5 से लेकर 6.75 के बीच का है, तो बैंक को क्या करना है कि बैंक को 100% अर्निंग कंजर्व करनी पड़ती है। ठीक है ना, कि बैंक को जो है 100% अर्निंग कंजर्व करनी पड़ती है। मतलब डिविडेंड कितना देगा बताइए तो, यहाँ पे जो है डिविडेंड कितना देगा, डिविडेंड 0 देगा। देखिए दो ही चीज होता है, या तो बैंक अपना अर्निंग कंजर्व करेगा या तो वो डिविडेंड देगा। यदि वो पूरा का पूरा कंजर्व कर रहा है तो डिविडेंड कुछ दे नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर ये रेशियो 6.75 से 8 के बीच में होती है तो जो हमारा सीसीबी होता है वो 80% ही कंजर्व, बैंक को 80% ही कंजर्व करना है। तो मतलब कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है वो, 20% डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है ना। और उसी तरह यदि 8 से 9.5 9.25 के बीच में हो तो 60% कंजर्व करना है, मतलब 40% डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसी तरह से 9.25 से लेकर 10.50 के बीच में हो हमारा CET1 रेशियो बैंड, तो 40% उन्हें उन्हें कंजर्व करना है, 60% डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और यदि 10.5 से ज्यादा का हो तो 0% कंजर्व करना है, 100% डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो आप देख रहे हैं ना कि जैसे जैसे हमारा CET1 रेशियो बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो भी बढ़ रहा है। तो ये चीज क्लियर है। अब देखिए एग्जाम में क्या होगा ना, ये टेबल आपको देगा नहीं, ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपको मैं इसका ट्रिक भी बता देता हूं, इस टेबल को कैसे याद कीजिएगा। इसका एक सिंपल ट्रिक है। ट्रिक ये है कि देखिए आप जरा डिफरेंस को जरा ऑब्जर्व कीजिए, जरा डिफरेंस को देखिए कितना है। यहाँ देखिए 6.75 है, यहाँ 5.5 है, तो 1.25% का डिफरेंस नहीं है। जरा देखिए तो, बोलिए है कि नहीं है। उसी तरह देखिए 6.75 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 1.25 का डिफरेंस है। मतलब ये जो रेंज है ना वो 1.25 का रेंज है। अच्छा आप थोड़ा ये देखिए, मैं आपको याद करने का ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको टेबल देगा नहीं, और ये आपको टेबल एकदम रट्टा होना चाहिए, एकदम समझिए ना 5 नंबर आपके हाथ में है। ऐसा समझिए कि 5 मार्क्स आपके हाथ में है यदि आप इस टेबल को सही से याद कर लेते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूं कैसे इसको याद करना है। आप एक चीज नोटिस कीजिए दोस्तों कि यहाँ पे 1.5% का आपको गैप नहीं दिख रहा है। जरा ये गैप देखिए, ये गैप कितना का है, ये देखिए तो 5। आपको बस एक चीज देखना है कि ये जो गैप है वो है 1.25% का। फिर इसको यहां उतार दिया हमने, फिर से 1.25 ले लिया, फिर इसको यहां उतार दिया, फिर से 1.25 लिया, फिर इसको यहां उतार दिया, फिर से 1 पॉइंट। बस एक चीज याद रखिए कि 1.25% का गैप है, दैट्स इट। और ये देखिए 100 से 80 हुआ, 80 से 60 हुआ, 60 से 40 हुआ, और 40 से 0 हुआ। तो बस आपको ये याद रखना है कि हमको 1.25% का गैप लेना है और आगे बढ़ते रहना है। टेबल आप खुद बना लीजिएगा एग्जामिनेशन में, टेबल बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। रटिएगा ना तो फिर आप भूल जाइएगा। तरीका ये बनाइए कि कोई ट्रिक बना लीजिए। ट्रिक क्या याद रखिए कि 5.5% से स्टार्ट करना है और 1.25 जोड़ते रहना है, समझे। उसी प्रकार से कंजर्वेशन। अब दोस्तों क्वेश्चन पे वापस आते हैं। बोलिए ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बताऊंगा, समझ में आया तो यस लिख दीजिए चैट बॉक्स में। चलिए अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आपसे हम पूछते हैं। एक छोटा सवाल का जवाब दीजिएगा कि डिविडेंड देना शेयर होल्डर के लिए अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा डिविडेंड देना बैंकिंग सिस्टम के लिए हमेशा सेफ होता है क्या? हाँ या ना? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि ज्यादा डिविडेंड देना बैंकिंग सिस्टम के लिए हमेशा सेफ है, हाँ या ना? प्लीज जवाब दीजिए। यदि हम ज्यादा डिविडेंड देंगे तो क्या ये बैंकिंग सिस्टम के लिए सेफ है? तो दोस्तों बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है
कि यहाँ पे जो CET1 रेशियो देखिए कितना दिया हुआ है, CET1 रेशियो कितना दिया हुआ है, देखिए 7.5% का दिया हुआ है। तो 7.5% का CET1 रेशियो है, ठीक है। तो कौन से रेंज में आ रहा है जरा देखिए तो, 7.5% कौन से रेंज में आएगा, देखिए ना जरा इस टेबल से, ये वाले रेंज में नहीं आएगा, 6.75 to 8% वाले में आएगा ना। और इनके लिए कंजर्वेशन रेशियो कितना है, इनके लिए जो कंजर्वेशन रेशियो है वो है 80%। मतलब यह हुआ कि इनका जो मैक्सिमम जो डिविडेंड दे सकते हैं वो कितना दे सकते हैं, 20% दे सकते हैं, समझे। अच्छा ये क्या पूछ रहा है, अच्छा ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्निंग। एक्चुअली यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको मैं ऑप्शन में मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पे 0%, यहाँ पे 20%, यहाँ पे 40%। मैं ऑप्शन थोड़ा सही कर रहा हूँ, इसको मैं आपको पीडीएफ में भी सही कर दूंगा। यहाँ एक मिस्टेक है, यहाँ पे 60। आप बोलिए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सही जवाब होगा 20%, समझे। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, ऑप्शन में मिस्टेक है। ये पूछ रहा है कि कितना अर्निंग जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिविडेंड, तो कितना वो कंजर्व करेंगे, तो कंजर्व करेंगे 80%, समझे। तो बाकी बाकी 20% जो है अपने अर्निंग का वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसका सही जवाब होगा 20%। इसको मैं आपको सही कर दूंगा पीडीएफ में भी, राइट। प्लीज बताइए ये कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यदि क्लियर है तो प्लीज। हाँ 80 नहीं, देखिए तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको थोड़ा पढ़ना है ध्यान से। देखिए यहाँ पे जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर दिया हुआ है ना, वो क्या दिया हुआ है, इसका मतलब कितना इनको कंजर्व करना पड़ेगा। तो इनको 80% कंजर्व करना है, तो बाकी 20% ही वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। तो सवाल है कि इनको 20% ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, समझे। तो ये इसको मैं सही कर दूंगा, ये क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गया है ऑप्शन में, मैं इसको सही कर दूंगा। आपको पीडीएफ जब देंगे ना, इसको मैं अपडेट करके आपको देता हूँ। बोलिए क्वेश्चन क्लियर है। अब आइए ये क्वेश्चन का जवाब आप खुद दीजिए, जो अगला क्वेश्चन है इसका जवाब आप खुद देंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों कि ग्लोबल ग्रोथ बैंक के पास सीसीबी था 2.5%, ट्रिपल सी भी था 2.5%, लेकिन उनका जो CET1 रेशियो था वो था 10.6%। लेकिन लोन डिफॉल्ट की वजह से CET1 रेशियो 9% हो गया। लोन में बहुत सारा डिफॉल्ट आ गए, तो हुआ क्या कि जो हमारा CET1 रेशियो था वो गिर के जो है 9% हो गया। अब मैनेजमेंट सोच रहा है कि शेयर बायबैक करें या ना करें, है ना। वो सोच रहा है कि हम जो है शेयर बायबैक, बायबैक मतलब वापस खरीदना, समझे ना, शेयर बायबैक करें या ना करें। तो सवाल यह कर रहा है कि गिवन द डिक्रीज, इनका CET1 रेशियो घटा है, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। सवाल यह कर रहा है कि यह बैंक के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन होगा। अब बैंक के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन होगा, ऑप्शन ए कर रहा है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी कर रहा है कि सिर्फ अर्निंग का सिर्फ 40% अर्निंग यूज कर सकते हैं, सी कह रहा है कि सिर्फ 60% अर्निंग यूज कर सकते हैं, और डी कह रहा है कि पूरे शेयर बायबैक सस्पेंड करने पड़ेंगे। चलिए पहले आप ये बताइए कि जब CET1 रेशियो हाई होता है तो बैंक के लिए रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होता है या कम होता है, बताइए। स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सोचना है मैं आपको बताता हूं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मान लीजिए किसी बैंक का जो CET1 रेशियो है वो हाई है, तो ये बताइए कि क्या उस पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो ज्यादा होगा या कम होगा। प्लीज टाइप करें। हाई CET1 में ज्यादा फ्रीडम या हाई CET1 में ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, ज्यादा फ्रीडम है या ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, राइट। दोस्तों देखिए CET1 रेशियो गिरने का मतलब यह है कि बैंक के पास कैपिटल बफर कम हो रहा है। बेसल 3 फ्रेमवर्क के हिसाब से जितना रेशियो लो होगा उतना ही ज्यादा अर्निंग कंजर्व करने पड़ते हैं। एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं ना, यहाँ पे आप टेबल को जरा देखिए, आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे टेबल को थोड़ा गौर से देखेंगे आप, तो आप क्या देख रहे हैं कि जितना, ठीक है, जितना रेशियो लो है, ये तो CET1 रेशियो सबसे लो कहां पे है, ये देखिए सबसे लो यहां पे है। जितना रेशियो हमारा लो होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा अर्निंग को कंजर्व करना पड़ रहा है। देखिए ना, 100% अर्निंग को कंजर्व करना पड़ रहा है, मतलब डिविडेंड या शेयर बायबैक कम करने पड़ रहे हैं। देखिए ना, आप ये बात समझ रहे हैं ना, जितना CET1 रेशियो कम है उतना हमें अर्निंग कंजर्व करना पड़ रहा है, उतना हमारा डिविडेंड और बायबैक कम होगा, ठीक है। अब जरा चार्ट को देखिए। अब मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं यहाँ पे, ये सबको मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपको चार्ट क्लियरली दिखे। अब आपको चार्ट क्लियरली दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूं, आई होप आप क्लियरली दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि जो हमारा अगर CET1 जो है वो मान लीजिए कि 8 से 9.25 के बीच में है, तो बैंक को अपने अर्निंग का 60% हिस्सा कंजर्व करना जरूरी है।
अब इस ग्लोबल ग्रोथ पे आ जाइए। इस ग्लोबल ग्रोथ का पहले था 10.5% का CET1, अब वो घट के 9% हो गया, समझे? अब वो घट के कितना हो गया? 9% हो गया। तो 9% हो गया मतलब कौन से रेंज में लाई कर रहा है, जरा देखिए तो। इसी रेंज में नहीं लाई कर रहा है, 8 से 8 से 9 के बीच में, 8 से 9 के बीच में लाई कर रहा है, और उनके लिए इनको अर्निंग 60% करना है, समझे? मतलब एग्जैक्टली इसी रेंज में फॉल कर रहा है। अब आपसे एक सवाल है, आपसे सवाल ये है, ये बताइएगा, अगर बैंक को 60% कंजर्व करना है तो डिविडेंड या शेयर बायबैक के लिए मैक्सिमम कितना परसेंट बचेगा? बोलिए तो। मान लीजिए 60% बैंक को कंजर्व करना है, तो डिविडेंड या शेयर बायबैक के लिए बैंक को कितना पैसा, कितना परसेंटेज बचेगा अपने अर्निंग का? प्लीज टाइप कीजिए। मान लीजिए कि बैंक को 60% कंजर्व करना है, तो शेयर बायबैक के लिए या डिविडेंड के लिए बैंक को कितना परसेंटेज बच रहा है अपने अर्निंग का? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, राइट। अब आप इसके ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन नंबर एक आ रहा है कि बैंक फेस नो रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयर बायबैक। नहीं, ये गलत है। पहले जो था वो 10.5% था, तो वो इस रेंज में लाई कर रहा था, देखिए ना। पहले जो था ना, वो वाला इस रेंज में लाई कर रहा था, यानी इनको अपने अर्निंग का 60% वो दे सकते थे डिविडेंड के रूप में, लेकिन अब वो मात्र 40% ही दे सकते हैं। तो चेंज तो इफेक्ट तो पड़ ही रहा है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि बैंक कैन यूज ओनली 40% ऑफ इट अर्निंग फॉर शेयर बायबैक। हाँ, ये सही जवाब है, क्योंकि दोस्तों 60% कंजर्व करना पड़ेगा, तो बी नंबर इसका आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। बैंक कैन यूज ओनली 40% ऑफ द अर्निंग फॉर शेयर बायबैक, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। तो फ्रेंड्स, ये सवाल में आपसे ये कह रहा है कि जो सनराइज बैंक है, राइट, इनको इनके केस को समझते हैं। तो आरबीआई ने कहा कि सीसीबी जो है इनका 2.5% का है, ट्रिपल सीबी जो है 1% का है। अब सनराइज बैंक का जो CET1 रेशियो है वो 7% का है, राइट। इनका जो CET1 रेशियो है वो 7% का है। बैंक प्रॉफिटेबल है और अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, डिविडेंड, बोनस, शेयर बायबैक सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। अब सवाल यह है कि मैक्सिमम कितना परसेंटेज अपने अर्निंग का, राइट। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। हाँ, सवाल ये कर रहा है कि मैक्सिमम कितना परसेंटेज अपने अर्निंग का वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है बिना रूल को तोड़े, राइट। 0%, 40%, 60% या 80%। बस कुछ नहीं करना है, CET1 को देखना है। CET1 कितना है? 7% है। तो CET1 रेशियो का मतलब आपको पता है कि बैंक की सेफ्टी कुशन, जैसे एक फैमिली अपना सेविंग बैंक अकाउंट में कुछ पैसा हमेशा रखती है ना इमरजेंसी के लिए, वैसे ही बैंक को अपना एक मिनिमम कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो CET1 रेशियो दे रखा है इन्होंने 7%, ठीक है। तो जरा टेबल पे वापस आते हैं। तो 7% जो है कौन से रेंज में लाई कर रहा है? जरा देखिए, 7% जो लाई कर रहा है ना, वो हमारे ये वाले रेंज में है। ये जो हमारा 6.75 से 8 वाला रेंज है, इस रेंज में लाई कर रहा है 7%। और इनके लिए जो 7% के लिए जो हमारा सीसीबी मेंटेन करना है वो कितना है, कितना कंजर्व करना है? 80% कंजर्व करना है। साफ साफ आप देख सकते हैं 60% के लिए जो कंजर्वेशन है वो 80% का है, राइट। तो मतलब 80% सेफ रखना है, और मात्र वो 20% ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, राइट। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका भी ऑप्शन गलत है, इसको भी मैं सही करूंगा, राइट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 20%, राइट। 20% डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए, ये तो बहुत सिंपल था। अगले अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ये भी सवाल बहुत सिंपल, इसको भी हम स्किप कर रहे हैं, राइट। तो ये भी आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि एक ही केस स्टडी पे बेस 5 सवाल है, राइट। इसको भी आप एक बार देख लेंगे। हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूट अर्निंग, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज आल्सो द सेम। यस, ICAA पे आते हैं। लेट्स सी दिस वन। दोस्तों, ये इसमें क्या कर रहा है कि एकदम प्रैक्टिकल बैंकिंग सुपरविजन से रिलेटेड है। एक मिड साइज बैंक ने अपना ICAA रिपोर्ट सुपरवाइजरी अथॉरिटी को सबमिट किया। लिखा है ना, इट हैज सबमिटेड इट। ICAA का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस। तो उन्होंने अपने ICAA रिपोर्ट ना सुपरवाइजरी अथॉरिटी को सबमिट किया है, राइट। रिपोर्ट कहता है कि बैंक के पास अपने रिस्क को कवर करने के लिए सफिशियंट कैपिटल है, राइट। बैंक हैज सफिशिएंट कैपिटल टू कवर इट रिस्क, रिपोर्ट यही कह रहा है। लेकिन सुपरवाइजरी टीम को थोड़ा डाउट है, राइट। सुपरवाइजरी टीम को क्या डाउट है कि उन्हें लगता है कि रिस्क मॉडल में एजम्पशन ठीक से जस्टिफाई नहीं हुए हैं, राइट। बट सुपरवाइजरी टीम हैज अ कंसर्न दैट एजम्पशन यूज्ड इन द रिस्क एसेसमेंट मॉडल।
तो एक मिड साइज बैंक है, इन्होंने अपने आईसीडब्ल्यूपी रिपोर्ट सुपरवाइजरी अथॉरिटी को सबमिट किए। रिपोर्ट कहता है कि बैंक के पास अपने रिस्क को कवर करने के लिए सफिशिएंट कैपिटल है, लेकिन जो सुपरवाइजरी टीम है इनको थोड़ा डाउट है, उन्हें लगता है कि रिस्क मॉडल में एजम्पशन जो है वो जस्टिफाई नहीं हुए। अब सवाल यह कर रहा है कि अगर सुपरवाइजर को रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? What should the supervisory authority do if they are not satisfied with the bank report? ऑप्शन ए, रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लो क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी है। बी, कंडक्ट ऑन साइट एग्जामिनेशन कंडक्ट करो और फाइंडिंग के बेसिस पे आईसीडब्ल्यूपी रिवाइज करवाओ। सी, बैंक को बिना स्क्रूटनी के ऑपरेट करने दो। डी, सिर्फ एक वार्निंग दो और कुछ मत करो। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? पहले आपको आईसीडब्ल्यूपी के बारे में पता है क्या होता है? देखिए, यह एक बैंक का सेल्फ चेक सिस्टम है। यदि इसके बारे में हम बात करें ना, तो बैंक का ना ये एक सेल्फ चेक सिस्टम है, समझे? तो इसमें क्या होता है कि वो रेगुलेटर को दिखाता है कि उसके पास अपने रिस्क कवर करने के लिए कितना कैपिटल है। मतलब एक तरफ तो रिस्क है, तो रिस्क कवर करने के लिए क्या चाहिए? बैंक को कैपिटल चाहिए ना। कितना कैपिटल इनके पास है अपने रिस्क को कवर करने के लिए? कौन बताता है? आईसीडब्ल्यूपी बताता है, समझे? ऐसे समझिए कि जैसे एक स्टूडेंट अपना खुद का रिपोर्ट कार्ड बना के टीचर को दे रहा है कि देखो मैंने हर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स सिक्योर कर लिए हैं। अगर एक स्टूडेंट अपना रिपोर्ट कार्ड बनाए और इसमें मार्क खुद लिखे, तो क्या टीचर बिना वेरीफाई किए मान लेगा? जवाब दीजिए, हाँ या ना। देखिए, एक मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। मेरा सवाल यह है कि मान लीजिए कोई कोई स्टूडेंट है, थिंक अबाउट इट। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, राइट, वो अपना रिपोर्ट कार्ड खुद से बना ले। कोई स्टूडेंट है वो अपना रिपोर्ट कार्ड खुद से बना ले और टीचर को बोले, ठीक है, वो अपना मार्क्स खुद से लिख दे, और क्या टीचर बिना वेरीफाई किए मान लेगा उसको? बिल्कुल नहीं मानेगा। उसी तरह दोस्तों कि जो हमारे सुपरवाइजर होते हैं, ये एक तरह का क्या है? बैंक का रिपोर्ट कार्ड ही तो है। आईसीडब्ल्यूपी क्या है? बैंक अपना खुद का रिपोर्ट कार्ड बना रही है और उसको सुपरवाइजरी अथॉरिटी को दे रही है। तो इसी तरह दोस्तों, सुपरवाइजर को लगता है कि बैंक ने रिस्क कैलकुलेट करने में कुछ ऑप्टिमिस्टिक एजम्पशन यूज किए हैं। क्या यूज किए हैं? ऑप्टिमिस्टिक एजम्पशन। समझते हैं मतलब क्या होता है? यदि सुपरवाइजर को लगता है कि बैंक ने कुछ ऑप्टिमिस्टिक एजम्पशन यूज किए हैं, राइट, मतलब ग्राउंड रियलिटी से ज्यादा सेफ दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो मतलब कि एजम्पशन जो है हमारा वीक है, कमजोर है। तो अगर रिस्क मॉडल वीक एजम्पशन पे बेस्ड है, तो क्या बैंक सच में सेफ है या सिर्फ पेपर पे सेफ लग रहा है? जरा बताइए तो, क्या लगता है आपको? मान लीजिए कि बैंक ने कुछ गलत एजम्पशन किए हैं, तो बैंक क्या सही में सेफ है या केवल पेपर पे सेफ लग रहा है? दोस्तों, आपको प्रिंसिपल नंबर भी याद रखना है। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। आईसीडब्ल्यूपी का बुक में ना आपको 5 प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है। आपको मैं उसका स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, ग्रुप में आप हैं तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। पांचों प्रिंसिपल याद कर लीजिए, एक सवाल हर एक साल आता है। और खासकर जो प्रिंसिपल नंबर 2 है ना, आईसीडब्ल्यूपी का जो प्रिंसिपल नंबर 2 है, ठीक है, वो क्या कहता है कि सुपरवाइजर की ड्यूटी है आईसीडब्ल्यूपी को इवेल्युएट करना और अगर डाउट हो तो एक्शन लेना। समझे? प्रिंसिपल नंबर 2 यही बोलता है कि सुपरवाइजर की ये ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है कि वो आईसीडब्ल्यूपी को इवेल्युएट करेंगे और अगर डाउट हो तो एक्शन लेंगे। सिर्फ रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लेना या वार्निंग देने से काम नहीं बनेगा, और बिना स्क्रूटनी के बैंक को छोड़ देना तो और भी रिस्की है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आप सुपरवाइजर हैं, तो आप रिपोर्ट पे तुरंत भरोसा करते हैं या फिर बैंक की ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं? क्या करते हैं बताइए? आप खुद सोचिए ना। ऑब्वियसली आप जो है ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जरा जवाब दीजिए तो। ए बी सी डी में से ए कह रहा है कि रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लो क्योंकि ये मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है, बिल्कुल गलत है। बी कह रहा है कि ऑन साइट एग्जामिनेशन कंडक्ट करो और आईसीडब्ल्यूपी को रिवाइज करने बोलो, बिल्कुल सही बात है। यदि हमें कुछ वीक एजम्पशन दिखे तो बैंक को बोलिए, आप सुपरवाइजर होकर बोलिए कि नहीं, आपको जो है अपने आईसीडब्ल्यूपी को रिवाइज करना है, राइट, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग। सी कर रहा है कि अलाउ द बैंक टू ऑपरेट, ये भी गलत है, डी भी गलत है। तो आपने देखा ना, आईसीडब्ल्यूपी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही डिसाइड करता है कि बैंक का कैपिटल रिस्क के अगेंस्ट काफी है या नहीं है, समझे। और रेगुलेटर का काम है इंश्योर करना कि बैंक अपने रिस्क को अंडर एस्टिमेट ना करे। बोलिए, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बताइए, आईसीडब्ल्यूपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन इसे सुपरवाइज करता है, यदि मान लीजिए कुछ गलती पाई जाए तो क्या करना चाहिए, सभी चीजों को मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है आपके सामने, आइए इसको जरा डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों? एक रियल लाइफ सिचुएशन से इंस्पायर्ड सवाल है। सोचिए, एक बैंक की कैपिटल रेशियो गिर गई है मार्केट के अनएक्सपेक्टेड शॉक की वजह से। बैंक की जो कैपिटल रेशियो, यहां देखिए, यहां लिखा गया है, बैंक की जो कैपिटल रेशियो है वो गिर गई है। क्यों? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मार्केट कंडीशन आ गया है, समझे।
तो ऐसे टाइम पे रेगुलेटर कैसे रिएक्ट करेगा, समझे, ऐसे टाइम पे जो रेगुलेटर है वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो सिनेरियो को सुनिए ध्यान से। एक बैंक का कैपिटल रेशियो अनएक्सपेक्टेड मार्केट कंडीशन की वजह से गिर गया है। सुपरवाइजर को ये पता चला। अब सवाल ये है कि सुपरवाइजर को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वेट करो नेक्स्ट रिव्यू तक। बी कह रहा है कि बैंक से तुरंत एक कैपिटल रिस्टोरेशन प्लान मांग लो। सी कह रहा है कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ा दो बिना एसेस किए। और डी कह रहा है कि बैंक को छोड़ दो, अपने आप रिकवर कर ले। बताइए क्या करना चाहिए सुपरवाइजर को। देखिए दोस्तों, ये जो चीज आपसे सवाल में पूछ रहा हूं ना, आपके मैकमिलन बुक से सारा क्वेश्चन लिया गया है। प्लीज जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है, चैट में टाइप कीजिए ए बी सी या डी, क्या करना चाहिए। कैपिटल रेशियो घट रहा है अनएक्सपेक्टेड मार्केट कंडीशन के कारण, सुपरवाइजर को क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कैपिटल रेशियो का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कैपिटल रेशियो, यू नो द मीनिंग ऑफ दिस कैपिटल रेशियो, लेट मी एक्सप्लेन। अगर आप एक बेसिकली ये एक तरह का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है बैंक के लिए। अगर रेशियो घर गिर गया है, इसका मतलब है कि बैंक जो है ना वो कैसे पोजीशन में है, तो बैंक जो है वो वीक पोजीशन में है, समझे, बैंक जो है वो वीक पोजीशन में है। ठीक है, अगर आप एक डॉक्टर हैं और पेशेंट का बीपी यानी ब्लड प्रेशर बहुत लो आ गया है, तो आप वेट करेंगे अगले चेकअप तक या तुरंत ट्रीटमेंट देंगे, क्या करेंगे बताइए। यस या नो जवाब दीजिए। अगर आप एक डॉक्टर हैं और आपका जो पेशेंट है उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत गिर गया है, तो आप वेट करेंगे अगले चेकअप तक या तुरंत ट्रीटमेंट देंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों। अगर सुपरवाइजर वेट करेगा तो रिस्क और बढ़ जाएगा ना, तो ऑप्शन ये तो होगा नहीं। ऑप्शन ये क्या कर रहा है, वेट करो, नहीं, और रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी को जरा देखिए क्या कर रहा है, इंक्रीज रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर बिना सोच समझ के कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ा दें तो बैंक और प्रेशर में आ जाएगा, बैंक का प्रेशर बढ़ जाएगा बैंक पे। डी की बात कर ले, अलाउ द बैंक टू मैनेज इट ऑन रिकवरी। और अगर बैंक को खुद से रिकवर करने दे तो रिस्क है कि बैंक फेल हो जाए। तो क्या करना चाहिए। तो एक छोटा सा सवाल है, अगर एक स्टूडेंट हर एग्जाम में फेल हो रहा है और टीचर उसको बस का दे छोड़ दो, हाँ आप अपने आप देख लेना, तो क्या स्टूडेंट ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, नहीं ना पास होगा दोस्तों। इसका सही जवाब है कि रिक्वायर द बैंक टू सबमिट अ डिटेल्ड कैपिटल रिस्टोरेशन प्लान इमीडिएटली। राइट, मतलब सुपरवाइजर को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और बैंक से पूछना चाहिए कि तुम्हारी रिकवरी प्लान क्या है, कहां से कैपिटल आएगा, कैसे स्ट्रेंथन करोगे अपना रेशियो। और दोस्तों ये कौन सा प्रिंसिपल है, ये है प्रिंसिपल नंबर 4। आपको मैंने अभी बताया ना कि आईसीडब्ल्यूपी का, यस वेरी गुड, वेरी गुड, इमीडिएटली टेक केयर ऑफ द पेशेंट, वेरी गुड। तो देखिए आपको 5 प्रिंसिपल है आईसीडब्ल्यूपी का, प्लीज याद कर लीजिएगा 5 प्रिंसिपल। सारे साल सवाल आता है। सवाल ये आएगा कि प्रिंसिपल नंबर 2 क्या है, प्रिंसिपल नंबर 3 क्या है, प्रिंसिपल नंबर 4 क्या है। ये जो है ना प्रिंसिपल नंबर 4 था, इससे पहले जो सवाल था उसे प्रिंसिपल नंबर 2 बताया। दोस्तों प्रिंसिपल नंबर 4 का एक सिंपल वर्ड में बोले तो वो है अर्ली इंटरवेंशन। वन वर्ड यदि आपको मैं बोलूं तो प्रिंसिपल नंबर 4 बोलता है अर्ली इंटरवेंशन, समझे, यू हैव टू अर्ली इंटरवीन। राइट, एक बात याद रखिएगा, सुपरवाइजर का मेन काम है रिस्क को जल्दी पकड़ना और तुरंत रेमेडी करना, डिले करने से प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो बोलिए प्रिंसिपल 2 में क्या था, प्रिंसिपल 2 में क्या बताया था मैंने आपको कि प्रिंसिपल 2 में था कि ऑन साइट एग्जामिनेशन, राइट, और प्रिंसिपल नंबर 4 में क्या है, अर्ली इंटरवेंशन। प्लीज रिमेंबर दिस। चलिए जल्दी से चैट में लिखिए, क्लियर है कंसेप्ट। चलिए आई होप ये तो बहुत सिंपल सा सवाल था, ये तो आपको क्लियर होगा। आगे अगला सवाल देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। देखिए सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हम बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट सवाल पर जो लिवरेज रेशियो से रिलेटेड है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी चैट बॉक्स में एक्टिव रहे, क्योंकि मैं बीच बीच में आपसे यस नो सवाल पूछने वाला हूं। सिनेरियो कुछ ऐसा है कि जो XYZ बैंक का सिनेरियो है, यह बैंक भारत का एक लीडिंग कॉमर्शियल बैंक है और अपना लिवरेज रेशियो जो है इन्होंने साढ़े 4.7% इन्होंने मेंटेन कर रखा है। लेकिन जून 2019 में आरबीआई ने लिवरेज रेशियो रिक्वायरमेंट रिवाइज की ताकि बैंक ज्यादा लैंडिंग करे। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पहले जो डीएसआईबी का था वो 4.5% हुआ करता था, अब उसको घटा के 4% दिया। अच्छा कुछ डीएसआईबी का नाम लिख सकते हैं क्या चैट बॉक्स में, कुछ डीएसआईबी का जरा नाम लिखिए। तो डीएसआईबी होता है हमारे डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। भारत में कौन कौन से बैंक डीएसआईबी कैटेगरी में आते हैं, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। चलिए तो हम लोग वापस सवाल पे आते हैं। तो आरबीआई ने क्या किया था कि जून 2019 में आरबीआई ने लिवरेज रेशियो रिक्वायरमेंट को रिवाइज की थी ताकि बैंक ज्यादा लैंडिंग कर सके। अब जो रिस्क मैनेजमेंट टीम है ना वो चेक कर रही है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। राइट, यस वेरी गुड, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, वेरी गुड, करेक्ट। चलिए तो सवाल ये कर रहा है कि
ऑप्शन को तो सवाल ये क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट टीम चेक कर रही है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए कर रहा है कि एक्स वाई जेड बैंक को आप 4.5% लिवरेज रेशियो मेंटेन करना होगा बेसल 3 के हिसाब से। बी कर रहा है कि अगर एक्स वाई जेड बैंक एक डीएसआईबी है तो उनको 4% मिनिमम लिवरेज रेशियो मेंटेन करना होगा। सी कर रहा है कि आरबीआई ने लिवरेज रेशियो पूरा हटा दिया है, अब बैंक अनलिमिटेड लैंडिंग कर सकते हैं। और डी कर रहा है कि बैसल कमिटी ने ग्लोबली 5% लिवरेज रेशियो फिक्स कर दिया है। सवाल समझ में आया? सवाल ये था कि ये जो एक्स वाई जेड बैंक थी ना, ये इंडिया की लीडिंग कमर्शियल बैंक है और अपना लिवरेज रेशियो जो है 4.7% मेंटेन कर रही है। और आरबीआई ने क्या किया कि रिवाइज किया है लिवरेज रेशियो को। ठीक है, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा लीज डिवीजन का जो है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये सवाल है, समझे? तो क्या लगता है, चैट में जरा टाइप कीजिए ए बी सी या डी, बताइए विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको लिवरेज रेशियो का सिंपल मीनिंग समझाता हूं। थोड़ा सा मैं आपको लिवरेज रेशियो के बारे में थोड़ा बता दूं क्या होता है इसका मतलब। देखिए, लिवरेज रेशियो एक तरह का ना सेफ्टी लॉक होता है। क्या होता है ये? एक तरह का, ये समझिए, एक तरह का सेफ्टी लॉक है, राइट, बैंक के लिए। मतलब पैसा जितना, बैंक जितना पैसा लोन में दे रहे हैं उसके अगेंस्ट कितना कोर कैपिटल है, समझे? बैंक जितना पैसा लोन में दे रहे हैं उसके अगेंस्ट बैंक के पास कितना कोर कैपिटल है। और अगर ये जो एलआर है वो यदि कम हो जाए तो रिस्क जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैं एक एग्जांपल से, मैं खूबसूरत से एग्जांपल लेता हूं। अगर एक दुकान वाला 100 रुपया का सेल करे और उसके पास बस 2 रुपया अपना कैपिटल हो, तो क्या वो सेफ है? मान लीजिए कोई दुकान वाला है, वो 100 रुपया का सामान बेच रहा है और कैपिटल, उसकी पूंजी जो है कि मात्र 2 रुपया का है, तो क्या वो सेफ है? यस या नो? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं सेफ है। तो जो बैसल 3 है ना दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बैसल 3 की बात कर रहे हैं। तो बैसल 3 ग्लोबली बोलता है, अच्छा बताइए, तो बैसल 3 ग्लोबली मिनिमम एलआर कितना बोलता है मेंटेन करने के लिए, जरा आपको पता है क्या? तो बैसल 3 क्या बोलता है कि जो मिनिमम एलआर है ना, वो आप 3% मेंटेन कीजिए। देखिए, एक क्वेश्चन से कितना कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। बैसल 3 बोलता है कि मिनिमम जो एलआर है, मिनिमम जो लिवरेज रेशियो है, वो आपको 3% मेंटेन करना है। लेकिन भारत जो है ना थोड़ा स्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, इंडिया थोड़ा स्ट्रिक्ट है। आरबीआई कहती है कि जो नॉर्मल बैंक है इनको 3.5% मेंटेन करना है मिनिमम, और जो डीएसआईबी है इनको 4% मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये आरबीआई कहती है। तो अब जरा ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए को जरा देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एक्स वाई जेड बैंक मस्ट नॉट मेंटेन अ मिनिमम लिवरेज रेशियो ऑफ 4.5% एज पर द बेसल 3 रिक्वायरमेंट। ये गलत है, क्योंकि 4.5% का कोई डायरेक्ट बेसल रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसल 3 तो कह रहा है कि 3% मेंटेन करो। ये तो गलत है ना दोस्तों। आपको यही पता होना चाहिए कि बेसल 3 कितना बोलता है। बेसल 3 बोलता है कि मात्र तुम 3% मेंटेन करो, सफिशियंट है। बेसल 3 के अनुसार 3% होना चाहिए, तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन सी को जरा देखिए, ऑप्शन सी क्या कर रहा है? आरबीआई हैज कंप्लीटली रिमूव द लिवरेज रेशियो रिक्वायरमेंट। ये तो फनी है, आरबीआई ने लिवरेज रेशियो हटाया नहीं है, सेफ्टी के लिए तो और स्ट्रॉन्ग किया है ना? सेफ्टी के लिए आरबीआई ने क्या किया है, लिवरेज रेशियो को और स्ट्रॉन्ग कर दिया है। ये तो साफ गलत कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा। ऑप्शन डी कर रहा है कि बेसल कमिटी हैज सेट द लिवरेज रेशियो फॉर ऑल बैंक एज 5% ग्लोबली। बोलिए, डी डी सही है क्या? डी का क्या लगता है आपको? तो डी भी गलत है। क्यों? क्योंकि बेसल 3 ने तो बोला है कि 3% करो। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राइट। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्योंकि दोस्तों अगर यह नॉर्मल बैंक है तो 3.5% मेंटेन करना है, राइट। और अगर अगर डीएसआईबी है तो 4% मेंटेन करना है। तो डीएसआईबी के लिए आरबीआई थोड़ा ज्यादा रफ है, राइट, ये याद रखिएगा। थोड़ा ज्यादा टफ है क्योंकि उनका गिरना पूरा, क्योंकि देखिए ऐसा इसलिए होता है ना कि डीएसआईबी यदि गिर गए तो पूरा सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, राइट। तो आरबीआई डीएसआईबी के लिए ज्यादा एलआर को मेंटेन करना चाहता है। लॉजिक यही है कि उनका गिरना पूरा सिस्टम के लिए खतरा है। तो दोस्तों लिवरेज रेशियो को जैसे सीट बेल्ट की तरह समझिए। क्या समझिए? सीट बेल्ट, राइट। बिना उसका गाड़ी तेज चलाना डेंजरस है। सीट बेल्ट के बिना आप गाड़ी तेज चला सकते हैं क्या? नहीं ना। तो समझिए कि जो लिवरेज रेशियो है ना वो एक तरह का सीट बेल्ट है, राइट। तो आरबीआई ने इंश्योर किया है कि जो बड़े बड़े बैंक है, जो डीएसआईबी होते हैं, वो ज्यादा